एक हफ्ता आप लोगों का इसमें मिड टर्म के बाद जो है वो ज़ाया हुआ है। आज आप लोगों का पहला क्लास है आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन। सो उसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे उस क्लास को। आ, हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, यस याद सर। हो? जी, वो तो पूरे क्लियर है ना सबको? यस सर, वो क्लियर है। अच्छा जी। सो उसके आगे हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज अनदर चैप्टर। दिस इज अबाउट द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द टॉपिक इज सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सर स्क्रीन शेयर करें। जी, so today we are starting system of differential equations. इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट, पहले चैप्टर में हमने इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े थे इन चैप्टर 1, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ लिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें सेकंड ऑर्डर भी थे, जिसमें थर्ड और फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी थे। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस इज लेक्चर 8। The outline of this lecture is system of linear differential equations, solution by using determinants। डिटरमिनेंट के प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेथड, इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उसको हम सॉल्व करेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी लेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मींस जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंड टाइम पे हो उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट हो, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। किसी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा और कब एग्जिस्ट नहीं होगा उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन, वेयर द सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट एंड वेयर इट विल नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं तो यूनिक कब होगा और यूनिक के अलावा ज़्यादा सॉल्यूशंस कब होंगे। ये एक प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो यूनिकनेस के लिए हम पढ़ेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑलरेडी हम लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं, रॉन्सकियन। तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म में है, ये देखिए, अगर आपके पास ये आपके पास एक सिस्टम है, सपोज dx1 divided by dt, this is equal to x plus t या x1 plus t। Next is dx2 by dt, this is equal to suppose x1 plus x2 plus t। अब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्यों सिस्टम ऑफ इक्वेशन है? क्योंकि इसमें, इस पूरे सिस्टम में अगर आप ऑब्जर्व करें, इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक x1 और एक x2।
इस इक्वेशन में वो दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, लेकिन इस इक्वेशन में एक वेरिएबल मौजूद हैं। तो इसको एक होता है, सपोज अगर यहाँ पे भी x2 होता तो इसको हम कपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। कपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके वेरिएबल्स आपस में मिक्स हो चुके हैं। x1 और x2 पहले इक्वेशंस में भी इन्वॉल्व हैं और x1 और x2 जो है वो दूसरे इक्वेशन में भी इन्वॉल्व हैं। इसको हम कपल्ड, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इसको इंडिपेंडेंटली आप अगर देख ले तो पहला जो इक्वेशन नजर आ रहे हैं आपको, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल्स दो हैं और इक्वेशन एक है। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स आप नहीं निकाल सकते। सो इसके लिए एक और इक्वेशन डिफाइन है नीचे, जो सेकंड इक्वेशन dx2/dt है। इन दोनों को कंबाइनली आप सॉल्व करेंगे और x1 और x2 की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन में भी इक्वेशन 3 बन जाए, मे बी 4 बन जाए, मे बी 10 बन जाए, इनको एक इक्वेशन से ज्यादा इक्वेशंस को हम जो एक दूसरे में मिक्स हो, उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जी नो सर। ओके। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर ये इक्वेशन ना होता, अगर इस पे ये x2 ना होता, ये x2 ना होता, ये और ये इक्वेशंस भी ना होता, तो फिर तो ये एक सिंपल इक्वेशन होता और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर, उसी तरह हम उस पर कोई ना कोई प्रोसीजर अप्लाई कर लेते। या तो ये सेपरेबल होता, या ये होमोजीनियस होता, या हम एग्जैक्ट के तरीके से सॉल्व कर लेते, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका ढूंढ लेते, या बर्नौली चेक कर लेते कि ये बर्नौली इक्वेशन है या नहीं है। तो किसी भी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते थे। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हमने पढ़े हैं, उसके थ्रू हम इसको हैंडल कर सकते थे अगर ये एक इक्वेशन होता। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो और वो आपस में कपल्ड भी हो, तो उसके लिए अभी तक हमने कोई प्रोसीजर न पढ़ा है, न अभी तक हमने उसको डेवलप किया है। तो आज हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू हैव मोर देन वन इक्वेशंस और वो आपस में कपल्ड हो, उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो वी आर लर्निंग to develop the procedure for finding the solution of system of equation. ये देखिए, ये एक इक्वेशन उन्होंने जनरल दिया है, dx1/dt dx2/dt dash dxn/dt, maybe n is 10, maybe n is 2, maybe n is 100, maybe n is 200। और जो राइट साइड पे फंक्शन है, ये जो मैंने अभी आपको लिखा था, ये x1 + t, इसको आप g1 फंक्शन भी लिख सकते हैं, g1 x1t। ठीक है जी। और इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन था, उसको आप g2 x2t x1 x2t लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें x1 भी इन्वॉल्व था, x2 भी इन्वॉल्व था, t भी इन्वॉल्व था। तो आप उसको x1 x2 xt लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इक्वेशन ज़्यादा हो तो आप इसको x1 x2 x3 xn लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है t x1 x2 xn, एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राइट साइड पे ये सारे वेरिएबल्स मौजूद हो, इसी तरह इस इक्वेशन में भी हो, इस इक्वेशन में भी हो, उस इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। इसके लिए हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, इसको सॉल्व कैसे करें। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे डिटेल से पढ़ा था। उसके लिए 5-6 मेथड्स हमने डेवलप किए थे और उसके थ्रू हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। फिर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे गए थे और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने डिटेल से पढ़ा था।
कि सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें और सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपके पास, ये देखें, इससे आगे हम चलते हैं और ये इस पे वापस हम फिर आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करें। सपोज दिस इज y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश सपोज प्लस y डैश प्लस 2y या 3y, this is equal to 0. This is homogeneous third order differential equation. Okay. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दे, आप लेट करें, we are going to develop a system of first order differential equation from this third order differential equation. इस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो अगर हम लेट करें कि लेट y इज इक्वल टू x1, y डैश क्या बन जाएगा, वो x1 डैश नहीं बनेगा। लेट x1 डैश इज इक्वल टू x2, y डबल डैश क्या बनेगा, y डबल डैश x2 डैश नहीं बनेगा। लेट x2 डैश इज इक्वल टू x3, तो y3 डैश क्या बनेगा, x3 डैश नहीं बनेगा। जी ये समझ में आ रहा है? यस सर, ये अगर हम y को x1 का नाम दे दे तो y डैश x1 डैश बन जाएगा। जहां पे डैश आ जाए उसको एक और वेरिएबल के इक्वल ले ले, मैंने उसको x2 का नाम दिया। y डैश चूंकि अब x2 के इक्वल हैं तो y डबल डैश x2 डैश के इक्वल हुआ। x2 डैश फिर डैश पेयर हुआ तो मैंने इसको x3 का नाम दिया, तो y डबल डैश x3 के इक्वल बना, तो y ट्रिपल डैश बन जाएगा x3 डैश। अब मैं इसको मजीद x4 के इक्वल नहीं ले रहा क्योंकि हम हायर ऑर्डर तक पहुंच गए। अब आप इस तरह करें कि इक्वेशन 1 को अब जहां पे आपने डैश को एक और वेरिएबल के इक्वल लिया था, एक वो ये हैं और एक ये हैं, इन दोनों को आप इक्वेशन में रख लें। तो x1 डैश क्या बना, x2 डैश ये हमने सपोज किया था। x2 डैश को किसके इक्वल लिया था, x2 डैश ये x3 के इक्वल लिया था। ये देखें x2 डैश को हमने x1 डैश के इक्वल, x1 डैश को मैंने x2 के इक्वल लिया था, x2 डैश को मैंने x3 के इक्वल लिया था। ये दोनों मैंने लिख लिए। अब इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें। इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y ट्रिपल डैश दिस इज इक्वल टू -2y डबल डैश -y डैश -3y, लिख सकते हैं इसको ऐसे। जी इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस यस की सर समझ लिख सकते हैं। y ट्रिपल डैश ये इक्वल टू 0 है तो 2y डबल डैश को उस साइड पे ले जाए तो -2y डैश डबल डैश नहीं बनेगा। यस सर, y डैश को उधर ले जाए तो -y डैश बन जाएगा, +3y को उधर ले जाए -3y डैश बन जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करें। y3 डैश y ट्रिपल डैश किसके इक्वल था, x3 डैश के इक्वल नहीं था, इसकी जगह x3 डैश पुट करें। y डबल डैश किसके इक्वल था, वो x3 के इक्वल नहीं था,
-2x3 और y डैश किसके इक्वल था, वो x2 के इक्वल नहीं था, तो -x2 लिख ले। और y किसके इक्वल था, वो x1 के इक्वल नहीं था, तो -3x1 लिख ले। अब आप देखिए दो इक्वेशंस ये बन गए, एक ये जहां पे हमने सपोज किया था, एक ये बना, और एक इक्वेशन मुझे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिल गया। तो ये तीन इक्वेशंस बन गए, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर के तीन इक्वेशंस, ये फर्स्ट ऑर्डर हैं। जी यस सर। फर्स्ट ऑर्डर के तीन इक्वेशंस हैं ना ये। यस सर। ओके, अब मैंने थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को तीन तीन इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, और तीनों फर्स्ट ऑर्डर हैं। इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो अगर आपने इस थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप इसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करें और फिर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें, तो जो रिजल्ट मिल जाए वो इस इक्वेशन 1 का रिजल्ट होगा। जो सॉल्यूशन मिल जाए वो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा। जी अब अगर मैं आप, ये बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं, अब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ले, मैं आपको लिख लेता हूं, y ट्रिपल डैश एजेस निकाल ले +5 y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करें, मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्लियर हो गई या नहीं, ताकि हम आगे मूव कर सकें। पेजेस हैं आपके पास? यस सर। जी पेजेस निकाल लें, और इस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर तीन इक्वेशंस में कन्वर्ट करें। मुझे फिर बता दें कि ये इक्वेशंस आ गए, ताकि हम आगे मूव कर सकें। जी काम कर रहे हैं ना आप इस पे? यस सर। जी हाँ? बस सही थे। और
जी इतना लेंथी तो नहीं था। नो सर, हो गया सर। जी Okay, sir. -5x2 + x1 सर। -5x1 + x1 = 0। x2 yes x2 + प्लस 0। x1 और लेफ्ट साइड पे क्या होगा? सर वो तो सर X3 dash. x3 होगा सर। x3 डैश होगा यस। और दो इक्वेशंस यही होंगे ना? यस सर, Yes, sir. तीन इक्वेशन। जी इस तीसरे की जगह ये बन जाएगा। ठीक है वेरी गुड। तो मतलब ये है कि अब आप किसी भी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं समझ लूं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके। अगर अगर यहाँ पे कोई टर्म आ जाए, अगर यहाँ पे कोई टर्म आ जाए सपोज साइन टी, उसके साथ क्या करेंगे? वो यहाँ पे आ जाएगा ना प्लस साइन टी माइनस साइन टी, सॉरी साइन टी। Yes. Yes, sir. जी उसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ राइट साइड में आ जाएगा बस। आपने सिर्फ y और y डैश को रिप्लेस करना है, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। ठीक है जी। यस सर। ओके। तो ये एग्जांपल 1 है या उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना x1 डैश इज इक्वल टू x2, x2 डैश इज इक्वल टू x3, x3 डैश इज इक्वल टू डैश 1। ये तो आप कर सकते हैं ना। ये y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू -y माइनस 4y डैश प्लस 6y डबल डैश प्लस साइन टी कर सकते हैं ना? यस सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके अच्छा जी। तो ये कन्वर्ट हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। ये 2y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 5y इक्वल टू 0 ये कर सकते हैं। 2y डबल डैश 2y डबल डैश, ये देखिए दोबारा 2y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करें? लेट y इज इक्वल टू x1, लेट y is equal to x1, y dash is equal to x1 dash, x1 dash is equal to x2, and y double dash will become x2 dash। x2 dash को आप x3 की इक्वल लेंगे या नहीं लेंगे? No, sir. नो सर। नहीं लेंगे क्योंकि हम हायर ऑर्डर तक पहुंच गए। ठीक है। यस सर। एक इक्वेशन हमारे पास ये बना x1 dash is equal to x2। दूसरा कहाँ पे होगा? दूसरा इसमें वैल्यूज पुट करें तो y डबल डैश की जगह x2 डैश पुट करें इक्वल टू ये 1 और 2 जो है ये डिवीजन में चला जाएगा। ये जो 2 है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे ये दोनों, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। 4y डैश मीन्स 4x2 माइनस 4x2 एंड प्लस 5y means 5x1। Is it clear? जी any confusion? No, sir. ओके। सो अब आप मुझे लग रहा है कि आप किसी भी ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल 3 है, ये अगेन उन्होंने कन्वर्ट किया है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी। कर सकते हैं ना? Yes, sir. ओके। ये एक एक्सरसाइज गिवन है,
ये देखिए 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। पहले 4 क्वेश्चंस 1 2 3 4 इसको आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये 4 क्वेश्चंस हैं और जो बाकी 4 हैं उसके रिलेटेड मैंने कैनोनिकल फॉर्म है, सिंपल है, लेकिन वो मैंने छोड़ दिए 5 क्वेश्चन। उसके रिलेटेड टॉपिक भी मैंने छोड़ दिया, 3 एग्जाम्पल छोड़ दिए और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ जाने लगे हैं। देखिए अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूं, चले इसी सिस्टम को जो मैंने सिस्टम डेवलप किया है, इससे मैंने ये सिस्टम डेवलप किया, इसको मैं इसे लिख सकता हूं x1 डैश x2 डैश इक्वल टू जीरो 1 -2 and 5/2 एंड -2 लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले इस राइट साइड में देख ले कि कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। 2 नहीं है, x1 और x2। यस सर। पहले इक्वेशन में x1 नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख ले, x2 है उसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख ले। फिर दूसरे इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट 5/2 है और दूसरे x2 का कोएफिशिएंट -2 है। सो मैंने उसके कोएफिशिएंट्स लिख लिए। हम इसको अगर x1 और x2 प्रोडक्ट में इसका लिख ले तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको वापस अगर मल्टीप्लाई करें तो ये सिस्टम नहीं मिलेगा। यस सर मिलेगा। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम x डैश दे दे, इस वेक्टर को x डैश दे दे, इस मैट्रिक्स को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को a दे दे और जो वेरिएबल्स x1 x2 वेक्टर हैं इसको x दे दे, तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम x डैश इज इक्वल टू ax नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं जी, x डैश इज इक्वल टू ax लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई t होता और यहाँ पे कोई साइन t होता तो फिर हमें एक और वेक्टर यहाँ पे लिखना पड़ता, t और साइन t, ये लिखना पड़ता ना जी। हेलो जी सर। अच्छा जी, अगर कोई नॉन होमोजीनियस टर्म एग्जिस्ट करे, ये दोनों नॉन होमोजीनियस टर्म हैं। जिस टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल खुद मौजूद ना हो उसको हम नॉन होमोजीनियस टर्म कहते हैं। तो नॉन होमोजीनियस टर्म्स का जिस टर्म में x1 और x2 मौजूद ना हो, उन टर्म्स को अलग एक कॉलम में लिख ले, एक वेक्टर में लिख ले, तो ये बन जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं f ऑफ t, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो फिर आपका सिस्टम ऐसे बन जाता ना। यस सर। इस सिस्टम को जिसमें f ऑफ t एग्जिस्ट करे उसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं, और जिस सिस्टम में f ऑफ t एग्जिस्ट ना करे उसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। सो अगर f ऑफ t एग्जिस्ट करे उसको हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे, अगर एग्जिस्ट ना करे तो वो होमोजीनियस होगा। तो हम दोनों पढ़ेंगे कि अगर होमोजीनियस हो तो उसको कैसे सॉल्व करें, अगर नॉन होमोजीनियस हो तो उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है जी। ये देखें, ये कह रहे हैं कि ये dx1/dt लेफ्ट साइड डेरिवेटिव है, x1 वेरिएबल है, साथ में फंक्शन है या कोएफिशिएंट जो कोई भी हो सकता है, वेरिएबल कोएफिशिएंट भी हो सकता है, ये 1 2 3 भी हो सकता है ये कोएफिशिएंट्स।
f1t कोई भी फंक्शन है, sin t है, टेंजेंट t है, e पावर t है, t है, ओनली t स्क्वायर है, कोई भी f1t हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसे होता है ना। यस सर, यस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये x1 x2 x3 को अगर आप एक वेक्टर का नाम दे दे x, तो फिर a ऑफ t कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना और f ऑफ t ये बना, जो अभी मैंने आपको समझा दिया। तो फिर ये जो लेफ्ट साइड है इसको मैं x डैश लिख सकता हूँ, लेफ्ट साइड को x डैश इज इक्वल टू a x प्लस f ऑफ t लिख सकते हैं ना। यस सर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी, आगे मूव कर लूं? यस सर। ये कह रहे हैं कि x डैश इज इक्वल टू a x प्लस f। अगर f मौजूद हो तो ये नॉन होमोजीनियस होगा, ये कह रहे हैं, और अगर f मौजूद ना हो तो ये होमोजीनियस होगा। अगर f ऑफ t जीरो हो जाए तो ये होमोजीनियस बन जाएगा, और अगर f ऑफ t जीरो ना हो तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। ये एक एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन गिवन है, ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन नजर आ रहे हैं? यस सर। क्यों ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है? क्योंकि अगर आप देख ले तो x और y एक में भी है और x और y दूसरे में भी है। यस सर। तो ये सिस्टम है। ये होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम है? नॉन होमोजीनियस। yes, due to this term, due to this term and this term, this is non homogeneous। अगर ये एग्जिस्ट भी ना करता और ये सिर्फ ये एग्जिस्ट करता, फिर भी इसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं। इसमें वेक्टर एक्स क्या ले ले, वेक्टर एक्स क्या ले ले, एक्स वाई ना ले। वेक्टर एक्स हम उस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ अननोन्स को हम एक्स कहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ अननोन्स है? एक्स और वाई नहीं है। यस सर, एक्स। तो x को मैंने x y लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx, इसका कोएफिशिएंट क्या है? -2 नहीं है? यस सर। यस सर। और y का कोएफिशिएंट क्या है? 5। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट -3, तो साथ में x लिख ले प्लस और ये टर्म्स लिख ले दोनों। ये वही प्रोसीजर नहीं है जो अभी मैंने एग्जांपल में किया था? यस सर। ये आप कोएफिशिएंट कलेक्ट करें, देखें इसको आप इस पूरे को राइट साइड को x डैश का नाम दे दे, x डैश। इसके कोएफिशिएंट -2, 5, 4, -3 लिख ले, और साथ में ये x और y की जगह ये वेक्टर x लिख ले, और फिर ये फंक्शन f ऑफ t लिख ले, ये लिख ले और ये लिख ले। ठीक है जी। मैं बोर्ड पे कर लूं इसको? यस सर, बहुत शुक्रिया। यस सर, कर लें एक दफा। अच्छा, ये क्वेश्चन गिवन है dx by dt this is equal to, and dy by dt this is equal to, this is 4x, this is 4x minus 3y plus 10t, or this is minus 2x plus 5y minus 2x plus 5y plus e पावर t, एंड साथ में -2t। हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू xy।
सो ये क्या है, ये एक्स डैश नहीं है और ये वाई डैश नहीं है। Yes, sir. तो कैपिटल एक्स डैश क्या बनेगा, कैपिटल एक्स डैश बन जाएगा एक्स डैश और वाई डैश। तो इस लेफ्ट साइड की जगह एक्स डैश लिख ले और राइट साइड में इसके कोएफिशिएंट लिख ले -2, एक्स ओनली एक्स के कोएफिशिएंट -2 5। फिर नीचे इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 4 -3 और साथ में वेरिएबल लिख ले एक्स एंड वाई। अगर आप फिर मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए -2x + 5y, -2x + 5y, फिर 4x - 3y, वापस वही आ जाएगा ना। लेकिन Yes, sir. में आपने लिखना है e⁻t -2t और यहाँ पे 10t। ओके, अब आप देखिए मैं एक्स डैश = इसको ए का नाम दे रहा हूँ, ए, इसको इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे रहे। ये ऑलरेडी हमने एक्स कंसिडर किया है, ये एक्स डैश है और ये एफ ऑफ टी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स डैश = ax प्लस, ये देखें अगर मैं 1 0 लिख लूँ ई ऑफ टी और मैं पर लिख लूँ +-2 × 10 t, ये लिख सकता हूँ। पहले इक्वेशन में e⁻t है तो मैंने 1 लिख लिया, दूसरे में नहीं है तो मैंने 0 लिखा, साथ में e⁻t। पहले में t के साथ -2 और दूसरे में 10 तो मैंने वो लिख लिया। ठीक है जी, सही है सर। जी जी, हेलो, यस सर। जी सर, ये समझ आ रहा है ना। ये e⁻t देख ले, e⁻t इस इक्वेशन में है, इसमें नहीं है तो मैंने 1 0 लिखा। e⁻t t इसमें भी है, t इसमें भी है तो मैंने -2 एक के लिए लिखा और 10 दूसरे के लिए लिखा। ठीक है जी, यस sir. सर। ओके। ये वही उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तरीका आपने सीख लिया। अब ये कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट x1 = दिस एंड x2 = दिस, ये जो गिवन है ये और ये x1 है, ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। x डैश = 1533, ये इसका सॉल्यूशन है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, चले सबको मिटा देता हूँ। ये देखें x डैश = ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है 1 3 5 3 x और यहाँ पे x गिवन है। ये कह रहे हैं कि अगर x1 आप ये पुट करें, x की जगह x1 पुट करें और उसको ये वैल्यू असाइन करें, कौन सी वैल्यू, e⁻−2t, e⁻−2t और -e⁻−2t, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ये इक्वेशन या नहीं, तो देख लेते हैं। x1 अगर ये है तो x1 डैश क्या होगा, ये -2 e⁻−2t नहीं होगा और ये 2 e⁻−2t नहीं होगा, नीचे वाला डेरिवेटिव Yes, है। sir. Yes, sir. तो
x की जगह x डैश की जगह x1 डैश पुट करे तो ये -2 e पावर -2t पुट करे इसकी जगह, और नीचे पुट करे 2 e पावर -2t। ये मैंने x डैश की जगह पुट कर लिया। 1 3 अपनी जगह पे, 5 3 अपनी जगह पे, x की जगह x1 की वैल्यू पुट करे e पावर -2t और -e पावर -2t। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट कर लिए। अब राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करे, 1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ तो e पावर -2t आ जाएगा, और जब 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये -3 e पावर -2t नहीं होगा। फिर नीचे वाला लिख ले, 5 मल्टीप्लाई करे e पावर -2t के साथ और फिर 3 मल्टीप्लाई करे तो -3 e पावर -2t नहीं होगा। ओके सर। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करे तो इन दोनों के कैलकुलेशन इक्वल आ पे जाएगा। -2 लेफ्ट साइड नहीं आ रहा है इससे, यस सर, इक्वल आ गया। तो इट मींस कि ये इसका सॉल्यूशन है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, इट मींस दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। सिमिलरली आप इस तरह करें, ये खुद करें कि x2 आपको गिवन है, x2 का डेरिवेटिव ले ले और इसमें पुट करे, ये भी आपको सेम वैल्यू दे देगा, तो आप कह देंगे कि दीज टू आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन गिवन है, कैलकुलेशन सारा गिवन है। अब ये एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले तो क्या लिखेंगे आप? इस लेफ्ट साइड को x डैश का नाम दे दे, यहां पे लिख ले 1 - 1 1 2 1 - 1 1 1 1 ब्रैकेट बंद करे और फिर xyz लिख ले, और फिर नेक्स्ट कॉलम में t - 1 -3t स्क्वायर n -t+2 लिख लेंगे ना? यस सर, लिख लेंगे। Yes. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये एग्जांपल 3 भी इसी तरह है, क्वेश्चन 3 एंड 4। राइट द गिवन सिस्टम विदाउट यूज ऑफ मैट्रिसेस। इससे सिस्टम वापस लिख ले, कैसे लिखेंगे? इस x को आप कौन सी वैल्यू देंगे मुझे बता दे। एक्स, वाई एंड जी। यस, x y एंड z डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स पे। अगर वो 3x3 मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू x y z होगी, अगर वो 2x2 है तो x की वैल्यू x y होगी। तो अगर यहाँ पे आप x y z लिख ले तो यहाँ पे 7x 5y -9z प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस -8 मल्टीप्लाइड बाई e पावर -2t, यहाँ से x डैश उठा लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा होगा? 4x 1y प्लस 1z प्लस 2e पावर 5t माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट? y डैश। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आप कर ले क्वेश्चन नंबर 8 तक। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अभी तक हमने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ये होमोजीनियस सिस्टम है, आपको नजर आ रहा है एग्जांपल 1 में? यस सर, होमोजेनियस सिस्टम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x डैश इज इक्वल टू 1 3 5 3 xy लिख सकते हैं। यस सर। ओके, x डैश इज इक्वल टू 1 3 5 3 इनटू x। ये कह रहे हैं कि अगर x1 इसमें पुट किया जाए तो x1 इसका सॉल्यूशन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर x2 इसमें से पुट किया जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो ये उन्होंने वेरीफाई कर लिया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको।
यही एग्जाम्पल हमने किया था कि x1 को पुट करे, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट करे, x की जगह x1 की वैल्यू पुट करे e⁻² माइनस e⁻²t, और इसका डेरिवेटिव लेके लेफ्ट साइड पे पुट करे, तो फिर देख ले कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। इसी तरह x2 के लिए भी करें। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। अच्छा जी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपने पढ़े हैं? नो सर। अच्छा, ठीक ठीक है। ये नोट करें, इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या था? x1 इसका सॉल्यूशन नहीं था, ये यस सर। और ये x2 भी इसका सॉल्यूशन था। यस सर। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। होगा सर। अगर किसी सिस्टम के दो सॉल्यूशंस हैं तो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हमने पढ़ा है। यस सर। अच्छा जी, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करे, दूसरे सॉल्यूशन के साथ दूसरा स्केलर ऐड करे, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ये मैंने डिटेल से समझाया था चैप्टर 2 में, लेक्चर नंबर 6 आई थिंक। जी जी जी, उसी में था। यस। सो अगर आपके पास इस सिस्टम का सॉल्यूशन, इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे ये मुझे बता रहे। अगर ये 2x2 सिस्टम है, इसमें दो इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं तो फिर दो सॉल्यूशंस होंगे। अगर इसमें तीन इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं तो तीन सॉल्यूशंस होंगे। अगर इसमें चार इन्वॉल्व हैं तो चार होंगे। तो उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो इसका सॉल्यूशन x1 भी था, x2 भी था। तो x1 क्या था? x1 क्या था याद है? x1 ये था, देखिए ये x1 था। अगर इससे e⁻²t कॉमन लिया जाए तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे -1 नहीं रहेगा। -1 नहीं रहेगा वेक्टर में अगर e⁻²t बाहर कॉमन करे। अगर e⁻²t कॉमन करे तो क्या रह जाएगा? 1 -1 नहीं रहेगा। यस सर, 1 - 1 रहेगा। और अगर यहाँ से e⁻6t कॉमन करे तो 3 और 5 रह जाएगा। यस सर। जी, तो इस x1 और x2 को उन्होंने इस फॉर्म में लिखा है 1 - 1 e⁻²t 3 5 ये लिख सकते हैं ना x1 की जगह और ये x2 की जगह। जी यस सर, लिख सकते हैं। जी, तो ये उन्होंने सॉल्यूशन लिख लिया, सिंपल है। अच्छा जी, आपका सॉल्यूशन कैसे बना? आपको नजर आ रही है ये सॉल्यूशन? होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन था वो कैसे बना? वो ये ऐसे है कि एक वेक्टर है और साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना? यस सर, यस। एक वेक्टर है और साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यस। सो ये कह रहे हैं कि x डैश इज इक्वल टू ax, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन k e⁻λt फॉर्म में होगा। k e⁻λt फॉर्म में होगा। अगर a से समझ नहीं आ रहा तो ये नोट करे, ये k क्या है? k वेक्टर है, k वेक्टर है। और e⁻λ क्या है? ये लैम्डा इस केस में -2 है। कभी ये 6 होगा, कभी ये 3 होगा, कभी ये 5 होगा। इट मींस कि ये लैम्डा
और ये के वेक्टर चेंज होता जाएगा। जब सिस्टम चेंज होता जाएगा सॉल्यूशन इसी फॉर्म में होगा, लेकिन ये लैम्डा और के वेरी करता जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन, किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन, अगर आपके पास ये एक होमोजीनियस सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर, x डैश इज इक्वल टू ax, ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन नोट करें x k e पावर लैम्डा t होगा। लैम्डा एक स्केलर वैल्यू है और k एक वेक्टर है। अगर आपको याद हो तो हमने y डैश इज इक्वल टू के वाई का सॉल्यूशन निकाला था पहले क्लास में। इसको मैंने वाई डीके प्रोसेस याद है ना? इसको मैंने log y लिखा था और इसको मैंने के टी लिख लिया था, इफ यू रिमेम्बर, प्लस सी, याद है? यस सर। अगर हम log ऑफ y लिख ले तो इसको हम log ऑफ e पावर, इसको अगर हम e पावर के टी प्लस सी लिख सकते हैं। यस सर। अगर एंटी लॉग ले ले तो y क्या बना था? e पावर के टी प्लस सी 1 बना था, प्लस सी, लेकिन e पावर c अगर हम अलग लिख ले तो e पावर c लिख सकते हैं। इसको मैंने फिर c1 का नाम दिया था, e पावर के टी। तो y इस फॉर्म में नहीं मिला था हमें, इफ यू रिमेम्बर। यस सर। अच्छा जी, ये कौन सा सिस्टम, ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यस सर, फर्स्ट ऑर्डर। इसका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं आया था विद सम स्केलर एंड मल्टीपल। यस सर। तो ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसी तरह दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह ये है। यस सर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये एक कांस्टेंट वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे ये ए एक मैट्रिक्स है, सिर्फ फर्क ये है। यस सर। यहाँ पे ये y एक फंक्शन था, यहाँ पे ये x एक फंक्शंस का वेक्टर है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस इसका सॉल्यूशन, जहां जिस तरह x y इज इक्वल टू c1 e पावर के टी था, यहाँ पे x इज इक्वल टू के e पावर लैम्डा टी होगा। यहाँ पे ये c1 एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पे k एक वेक्टर होगा और ये लैम्डा भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो बहरहाल होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू के ई पावर लैम्डा टी होगा और ये k जो है एक वेक्टर होगा। ऑलरेडी हम एग्जांपल भी कर चुके हैं। ये देखें, ये एक स्केलर है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यस सर। ओके जी, अगर किसी भी सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dx by dt is equal to ax। यस सर। अगर सॉल्यूशन किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का के ई पावर लैम्डा टी फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव ले ले तो ये लैम्डा नीचे आ जाएगा, के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी नहीं बनेगा। यस सर, बनेगा। सो x dx by dt की जगह के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी वैल्यू पुट करें, ये, और ये के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी, और ये ax अपनी जगह पे है, ax अपनी जगह पे है। ठीक है जी, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? के ई पावर लैम्डा टी। तो इस x की जगह के ई पावर लैम्डा टी पुट करें, ये देखें के ई पावर लैम्डा टी, ये ax है एक्चुअली, और ये x डैश की वैल्यू है। तो ई पावर लैम्डा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, a k इज इक्वल टू लैम्डा के नहीं बचेगा। यस सर। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा माइनस ए माइनस लैम्डा आई, इन दोनों से मैं के कॉमन कर सकता हूँ, इन दोनों से। अगर इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँ तो के कॉमन कर सकता हूँ।
यस सर। लेकिन के जब आप कॉमन करेंगे तो नोट करें के क्या है, एक वेक्टर है। जब भी आप एक स्केलर से एक वेक्टर कॉमन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने लेमडा के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया, a माइनस लेमडा आई के इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये देखिए, ये जब मैं कॉमन a के, ये क्या है, a के minus lambda k, this is equal to what? This is equal to 0. Is it clear? यस सर। a के अब मैं k कॉमन लेना चाह रहा हूँ, तो a माइनस लेमडा कभी भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने जब वेक्टर कॉमन दिया तो जो लेमडा रह गया वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी मैट्रिक्स से आप किसी स्केलर क्वांटिटी को नहीं निकाल सकते, तो आप लेमडा के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है जी, जी यस सर। लेकिन ये तो आइडेंटिटी अच्छा मैट्रिक्स जी, का मतलब क्या है सर इसका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस अगर ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। सर वो अगर तो सर मैट्रिक्स वो सर इसकी जो मेन रीजन है सर, ये हम क्यों वेक्टर और स्केलर के साथ सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर हम क्यों लगाते हैं फिर? जी जी, अब ये देखिए, ये लेमडा और के प्रोडक्ट में जब थे तो ये एक मैट्रिक्स था ना। यस सर। अब जब के कॉमन हुआ तो बीच में से रह गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लेमडा रह गया, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। यस सर। तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी एक मैट्रिक्स से सेपरेट नहीं हो सकती है, एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स सेपरेट हो सकता है। यस तो सर। तो अगर इसके आप साथ जी, अगर आप लेमडा के की जगह लेमडा आई के लिख ले तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आई के इज अगेन के। यस सर। तो आप लिख सकते हैं ना, लेकिन अगर आप न लिखे तो मैथमेटिकली ये गलत होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए से आप रियल वैल्यू को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके सर। इज इट क्लियर? सो अब आप देखिए, a माइनस लेमडा आई के इक्वल टू 0 बना। a माइनस लेमडा आई के, ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? a माइनस लेमडा के इक्वल टू 0, ये आपको एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नजर आ रहे हैं। ये के क्या है? चलिए मुझे ये बता दे, के क्या है? एक वेक्टर है ना, एक मैट्रिक्स है ना। यस सर। और a माइनस लेमडा आई क्या है? मैट्रिक्स नहीं है। वो भी मैट्रिक्स है सर। जी, लेकिन ये मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये K1 K2 है, K1 Yes. K2 K3। अब जब इस मैट्रिक्स को इस K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं मिलेगा। मिलेगा सर। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ा है? यस सर। लीनियर अलजेब्रा तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर। यस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। यस सर। होमोजीनियस इक्वेशन के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, नोट दिस पॉइंट। कोई भी होमोजीनियस सिस्टम अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके डिटरमिनेंट, उसके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट जो है आपके पास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यस सर। डॉक्टर से क्लास के मदरसे में ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, नोट दिस पॉइंट। यस सर। ये बात हो गई? यस सर। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए, होमोजीनियस सिस्टम
इक्वेशन ए से लिखा जा सकता है एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स। किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा नोट करे के ई पावर लैम्डा टी फॉर्म में होगा। अगर इस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाए तो ये के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी बन जाएगा। इज इट क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें। 1 इम्प्लाइज एक्स डैश की जगह क्या पुट करें? के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करें? के ई पावर लैम्डा टी। इज इट क्लियर? जी यस सर। के लैम्डा माइनस ए के इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर आप के कॉमन करते हैं तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ए माइनस लैम्डा आई। ये मैंने डिटेल से आपको समझा दिया। इक्वल टू 0, जब भी इक्वल टू 0 हो जाए तो इट मींस कि ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, और होमोजीनियस सिस्टम का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा, इसका मैट्रिक्स क्या है? ये है ना, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब इस को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी। मैं अब डिटेल से एक एग्जांपल कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, और डी एक्स बाई डी टी 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, और नेक्स्ट हैं, अब हम सॉल्यूशन की तरफ गए हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। दिस इज डी एक्स बाई डी टी, दिस इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू एक्स वाई लिख सकते हैं ना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 2 3 2 1 एक्स वाई लिख सकते हैं ऐसे। तो एक्स डैश इज इक्वल टू, ये ए एक्स नहीं बनेगा। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? मैट्रिक्स ए की 2 और 3 2 and 1 है जी। यस सर। अच्छा जी, अब आप ऐसे करें कि डिटरमिनेंट फाइंड करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करें। ये आइगन वैल्यूज के लिए हम करते हैं। लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करें। सो ए क्या है? ए 2 और 3 है, 2 and 1 है, माइनस लैम्डा आई क्या होगा? आई आपका 1 0 और 0 1 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसका डिटरमिनेंट ले ले और इक्वल टू 0 लिख ले इसको। सो ये 2 माइनस लैम्डा नहीं बनेगा, 3 माइनस 0 बन जाएगा, 2 and 1 माइनस लैम्डा बन जाएगा ना। यस सर। ओके, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा
इस डिटरमिनेंट ओपन करें, -6 इक्वल टू 0, इससे की दो वैल्यूज मिल जाएगी मुझे। ये देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 लैम्डा -6 नहीं बनेगा इक्वल टू 0 जी। मैंने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। यस सर। तो इससे लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएगी। एक वैल्यू होगी कौन सी, यहां से डायरेक्टली 1 -1 एंड 4, कौन कौन सी वैल्यू होगी, -1 एंड 4 ठीक। अब सॉल्यूशन आपका क्या होता है, याद है सॉल्यूशन क्या होता है जी, x इज इक्वल टू k e पावर लैम्डा t, ये नहीं होता सॉल्यूशन। यस सर, होमोजेनियस। हाँ जी। अब आप ये -1 लैम्डा की जगह पहले -1 पुट करें यहाँ पे, लेकिन इस -1 के करस्पॉन्डिंग ये फाइंड करना पड़ेगा। इन वैल्यूज को जो हमने फाइंड किए इनको आइगन वैल्यूज कहते हैं, इसको आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है जी। ओके, अब ने एक इक्वेशन लिखा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने यहां पे लिखा था a माइनस लेमडा आई के इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा था। फिर इसी से मैंने डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिया ना, क्योंकि ये होमोजीनियस था तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। इससे पहले तो ये था ना। यस सर। इसमें लेमडा की ये वाली वैल्यू पुट करें -1, तो जब -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 2 3 2 1, और लेमडा की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 1, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू k1 k2 होगी, ठीक है जी, इक्वल टू 0 0। अब यहां से मुझे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें एक k1 और k2 इन्वॉल्व होंगे। देखिए 2 - 1 इज 1, 3 - 0 इज 3, सर 2 माइनस माइनस से 0 कैंसिल हो गया। नहीं, 2 - 1 है ना, तो 1 बन, फिर 3 - 0 इज 3, और 1 - 1 इज 0, ये सी 0 बन जाएगा। और ये k1 k2 होंगे, k1 k2 होंगे, इक्वल टू 0 0। अब आप मुझे बता दें कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा, एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन 2k1 इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा जी। यहां से k1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, k1 यहां पे पुट करें, k2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो k क्या मिला, k 0 0 नहीं मिला, यस सर। 0 0 मिला। अब आपका एक सॉल्यूशन बना, x1 इज इक्वल टू k की जगह ये 0 0 पुट करें, k की जगह ये 0 0 पुट करें, और x लेमडा की जगह -1 पुट करें, ये एक सॉल्यूशन ये बना। अब ये इस लेमडा की दूसरी वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट करें, और फिर k1 k2 फाइंड करें, तो लेमडा की वो वाली वैल्यू और k की वो वाली वैल्यू पुट करें, आपको x2 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ।
जी, ये डिटेल में गिवन है सारा, ठीक है, डिटेल इसका सारा गिवन है, सारा गिवन है। फिर एक और एग्जांपल भी गिवन है, इसको फिर हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर हो जाए तो फिर आगे हम मूव कर सकेंगे। चले इसको नेक्स्ट क्लास के लिए आगे क्लास को छोड़ देते हैं। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या इस तरह करें कि आप दोबारा इसको देख लें, तो वैसे भी वेंसडे को हमारा क्लास है, 1 घंटे का क्लास भी इसमें ख़त्म करेंगे ये वाला लेक्चर, और आपके जो प्रॉब्लम्स इसमें रहते हैं वो भी कवर कर लेंगे। ओके सर। जी, चले ये देख ले, आप दोबारा देख ले, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लास के स्टार्ट में हम 10 मिनट उसको दे देंगे, क्योंकि आगे हम तब जा सकते हैं जब आप इसको क्लियर कर लेंगे। ओके सर। यस सर। जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।